हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पायल चरण। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 और 10वीं की हिंदी कृतिका के 2 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं। यह तीसरा और अंतिम अध्याय है, इसे आप पढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यज्ञ जी की मैं क्यों लिखता हूँ, इस टॉपिक को हम एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे कि एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसो का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उन सबका लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखती है। यह ठीक है कि मैं कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजे से और आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख को ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वो मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इतने पैरे में लेखक ये कहता है कि वो जानना चाहता है कि वो क्यों लिखता है, यानी लिखने के बहुत से कारण होते हैं। लेखक कहता है मैं इसलिए भी लिखता हूँ कि मुझे इस सवाल का उत्तर मिले कि मैं क्यों लिखता हूँ, यानी लिखेंगे तो उसे संतुष्टि होगी, उसे क्या क्या प्राप्त होता है, इससे उसके जो सवाल है उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा कि वो क्यों लिखता है। यानी कुछ लोग पैसों के लिए लिखते हैं, कुछ बाहरी दबाव के लिए लिखते हैं। तो इस पैरे में यही बताया गया है कि लिखने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं क्यों लिखता हूँ, यानी लेखक जो अज्ञे जी है वो कहता है कि मैं क्यों लिखता हूँ, उसका उत्तर आप लोगों को पूरे पाठ पढ़ने पर मिल जाएगा। यहाँ पर कृतिकार की स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत बड़ा होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे ही उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर बिछौना तक छोड़ तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। इससे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इससे खाना बड़ा कठिन है। क्या वो नहीं होती, ये बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वह अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहूं, मेरी नियमित कक्षा उसी विषय में हुई है, अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस पीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ है। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सबका पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े, उसके परवर्ती प्रभाव का विवरण पढ़ा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ भी लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यह युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सकता था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वहां अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेते जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वह आत्मा के
सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि इस अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वह सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे रेडियम पदार्थ की किरणों उसमें रुदू हो गई होगी, जो आसपास के आगे बढ़ी उन पत्थरों को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बना दिया। इस प्रकार सचमुच ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। इसमें लेखक हिरोशिमा पर जो अणुबम गिराए थे उनका वृत्तांत भी लिखता है। तो आज ही हमारे हिंदी कृतिका के सारे 3 अध्याय थे, तीनों पूरे हो चुके। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे और ये जो लेखक है उनकी जीवन वृत्तांत भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।